हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बायो की एनसीईआर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। बायो की एनसीईआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। जितने भी लेक्चर हैं पर चैप्टर के हिसाब से लेक्चर हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो कंबाइन में है, मतलब 40 मिनट का अगर वो लेक्चर है तो उसमें एक दो दो तीन चैप्टर एक ही में है। तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी वो पॉइंट्स हैं एक प्रकार से, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एग्जाम्स वो अटल बिहारी का हो या एग्जाम्स उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो करवाती है सैफ इटावा सीपी नेट नाम से, या वो एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन पेपर फिर फिजिक्स का पार्ट है, ये 8th पार्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं। सिलेबस हम क्लास 12th का कवर कर रहे हैं। रीज़न है कि जो एग्जाम्स में आपके पूछ रहा है, चाहे वो सीपी नेट का हो चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का हो, उन्होंने साफ साफ अपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है कि क्लास 12th का ही सिलेबस होगा। इसलिए हम क्लास 11 पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो उन्होंने बता दिया उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो रूल्स रेगुलेशन है बस उसी को हम फॉलो कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आइए हम क्वेश्चंस को वन बाई वन देख लेते हैं। लगभग इसमें टोटल 25 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन के आसपास हैं। सेडबर्ग यूनिट इज यूनिट ऑफ, सेडबर्ग किसकी यूनिट है? तो सेडबर्ग जो है टाइम की यूनिट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन, साइज, डेंसिटी, टाइम, टाइम की यूनिट है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट इलांगेशन इन ए वायर नोन एज, मतलब एक यूनिट इलांगेशन में कितना फोर्स रिक्वायर्ड हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बल्क मॉडुलस के कारण हो रहा है, कि थर्मल स्ट्रेन के कारण हो रहा है, कि थर्मल स्ट्रेस के कारण हो रहा है, कि फोर्स कांस्टेंट हो रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पे हो रहा है फोर्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही। इट इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमेना, एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है, बिल्कुल सही। इट इज रूट काज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट्स रूट काज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ऑप्शन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन दो ऑप्शन सही अगर यहाँ पे हैं तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर की एयर की डेंसिटी कितनी होती है। इसका भी आंसर हमको अभी पता चला, इसके बारे में हमको नहीं पता था। 1.29 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक वेलोसिटी, जो काइनेमेटिक वेलोसिटी है उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर के ऊपर सेकंड, केजी पर सेकंड, मीटर सेकंड, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑसिलेशन इन विच द लॉस ऑफ ऑसिलेटरी इज कंपनसेटेड बाय द सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द ऑसिलेशन इन विच द लॉस ऑफ ऑसिलेटरी इज कंपनसेटेड, मतलब जो जितना लॉस हो रहा है ऑसिलेशन का वो कंपनसेट किया जा रहा है सप्लाइंग एनर्जी बाय एक्सटर्नल सोर्स, मतलब उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जा रही है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑसिलेशन होगा, वो फ्री ऑसिलेशन होगा कि मेंटेन्ड ऑसिलेशन होगा, फोर्स ऑसिलेशन होगा, या डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो घटती है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन तो होना नहीं चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। मेंटेन्ड ऑसिलेशन, मतलब वो मेंटेन्ड की हुई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल वेव, इसमें से कौन सी मैकेनिकल वेव नहीं है? साउंड वेव, सेस्मिक वेव, लाइट वेव, या वाटर वेव? देखिए साउंड वेव तो मैकेनिकल एनर्जी तो है ही है, वाटर वेव, लाइट वेव, सेस्मिक वेव। लाइट वेव देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लाइट वेव ही नहीं है। बाकी साउंड वेव तो है ही है, वाटर वेव भी मैकेनिकल एनर्जी है, और सेस्मिक वेव के बारे में नहीं पता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो लाइट वेव है, जब ये मैकेनिकल वेव नहीं है तो ये किस प्रकार की वेव है? क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बनता है, अगर लाइट वेव मैकेनिकल वेव नहीं है तो ये किस प्रकार की वेव है। और लाइट का जो वैल्यू है 3.8 इंटू, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो ये भी पूछा हुआ था एक बार सीपी नेट में। इसके बाद फिर एक बार ये पूछा था कि मतलब जो लाइट है, शायद हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, वो मतलब ऊपर से नीचे आने में, अर्थ के आने में, मतलब अर्थ पे आने में जो है कितना टाइम लगता है, मतलब रेस को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी आपको पता है लाइट वगैरह स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है। व्हाट इज़ द
रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव का ये रिलेशन पूछ रहा है। तो v इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल पाई बाई ओमेगा, v इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या v इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 पाई ओमेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, v इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की कॉमर्शियल यूनिट क्या है? जूल है कि किलोवाट है कि वाट है कि एम्पियर है? कॉमर्शियल यूनिट पूछ रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। हर्ट्ज किसकी यूनिट है इसका आप बताएंगे जो है। और फिर जो साउंड होता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मतलब मैक्सिमम कितना कोई पर्सन हियर कर सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। वाट डू वी कॉल दी सेल दैट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में बता रहा है क्या कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करता है, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है, ड्राई सेल कन्वर्ट करता है, फ्यूल सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूल सेल है जो कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी इसका, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी विच शुड बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू ब्रेक इट अप इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी विच शुड बी सप्लाइड, मतलब जो एनर्जी सप्लाइड हो रही है टू द न्यूक्लियस, टू मतलब उसको ब्रेक करने के लिए पार्टिकल्स को, तो वो एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, या नन ऑफ दीज। अब आपको पढ़ना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसकी डिफिनीसन और इसके फार्मूला को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पूछता है क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। विच ऑफ दीज इज़ एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि एक्सेप्टर, इसमें इम्प्योरिटी कौन सी होगी? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और इंडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक को क्या मीज़र करता है इसमें से, मतलब जो अर्थक्वेक आता है तो बताता है कितने स्केल पे आया है। तो रेडियोग्राम, पेंटोग्राम, एर्गोग्राम या सेमी मार्फोग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सेस्मोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, सेस्मोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट डज द डायमेंशन MLT-2, MLT-2 है तो सीधा आंसर इसका हो जाएगा फोर्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? वॉशिंग मशीन है प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, डायलिसिस? बिल्कुल नहीं, डायलिसिस तो वो हो गया ब्लड का जो डायलिसिस होता है, मतलब जो किडनी वगैरह पेशेंट होते हैं ब्लड फिल्टर उनका होता है। डिफ्यूजन तो है ही नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस तो है ही नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा एलिमिनेट करना अगर आप सीख जाएंगे तो आंसर निकालने में कोई हमको नहीं लगता विशेष दिक्कत होगी। जैसे इस क्वेश्चन को अभी हम पढ़ते हैं, इफ़ द आइस फ्लोट ऑन वाटर, अगर आइस वाटर में फ्लोट कर रहा है इन ए वेसल मेटल, कोई वेसल का मेटल है उसमें आइस जो है वाटर में फ्लोट कर रहा है। द वाटर लेवल्स इन दी वेसल, मतलब जो वाटर का लेवल पूछ रहा है कितना होगा। इंक्रीज करेगा वाटर का लेवल, डज नॉट चेंज या कोई चेंज नहीं होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आपको बता दें जो आइस है जितना वो ऊपर है उतना नीचे है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो उसके डेंसिटी है और वाटर की डेंसिटी है उसमें डिफरेंस है, लेकिन जब वो मेल्ट करेगा तो वो वाटर की डेंसिटी ले लेगा, मतलब उसका जो एरिया है वो एरिया वाटर का लेवल है वेसल का, मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर पर भरा हुआ है तो 2 सेंटीमीटर तक ही रहेगा, मतलब उसको चेंज नहीं करेगा, मतलब उसका लेवल बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट चेंज। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप पढ़े होंगे जो है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, पूछ रहा है पीएन जंक्शन डायोड का पूछ रहा है। फॉरवर्ड बायोस है, देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायोस है, बायस्ड है, तो पूछ रहा है कि इट्स बिकम हाई, नो इफेक्ट, इट बिकम लो, या इट बिकम्स जीरो। तो एक होता है फॉरवर्ड बायोस, एक होता है और एक बायोस होता है, याद नहीं आ रहा है तो उसको आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आ रहा है, देखिए फॉरवर्ड से पूछ रहा है तो मतलब उससे भी पूछेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, इट बिकम्स लो, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल एन अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अब डोप्ड सेमीकंडक्टर, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अनडोप्ड डायोड होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, मतलब एब्सोल्यूट जीरो है वो क्या इसमें डिफाइन करेगा। द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूल्स मोशन सीजेज, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे सभी मॉलिक्यूल के मोशन सीज हो जाते हैं उसको एब्सोल्यूट कहेंगे जीरो। या एट विच वाटर बॉयल्स एट 298 केल्विन। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस निकालना आपको आना चाहिए। केल्विन वेल्विन इस पर मतलब पूछ लेता है डायरेक्ट फार्मूला बेस पे भी। तो एट विच लिक्विड हीलियम बॉयल्स एट विच द वॉल्यूम बिकम्स जीरो, मतलब उस पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है तो उसको एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक सॉलिड की नहीं है। सॉलिड हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी, रेगुलर शेप, या हाई रिजिडिटी। देखिए अगर कोई बॉडी सॉलिड है तो वो हाई डेंसिटी तो होगी है, रेगुलर उसका शेप तो होगा ही। ये आपने जो है उसमें पढ़ा होगा जो हेक्सागोनल और पेंटागोनल ये चैप्टर्स है केमिस्ट्री का जो है, तो उसमें आप ये पढ़े होंगे जो है हाई रिजिडिटी तो होगी, मतलब उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो हाई नहीं होगी। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, वो है सॉलिड के लिए करेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वाटर विल नॉट बी वेपराइजेड, वाटर मतलब किस डिग्री सेल्सियस पे यहाँ वेपराइज नहीं होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर वेपराइज नहीं होगा, बिल्कुल गलत। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर का वेपराइजेशन होता है। अगर ह्यूमिडिटी 0 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ज़्यादा वेपराइजेशन होगा। अगर ह्यूमिडिटी 100 डिग्री सेल्सियस है तो वेपराइजेशन होने के चांस हैं ही नहीं। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वेपर तो हो ही जाएगा, वेपर और लिक्विड के बीच की अवस्था हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द ह्यूमिडिटी इज 100%। अगर ह्यूमिडिटी 100%, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप कन्फ्यूज होंगे, द ह्यूमिडिटी इज 0 और द टेम्परेचर नहीं। ऑप्शन ए में भी आप कन्फ्यूज होंगे अगर आप थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़े होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, हाँ स्टील इलास्टिक होता है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्यों। रिक्वायर्स लार्ज डिफॉर्मिटी फोर्स, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डिफॉर्मिटी फोर्स होता है। इज नेवर डिफॉर्मिटी, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो, इट डिफॉर्म वेरी इजली। इज हार्डर देन रबर, या रबर से हार्डर होता है, इस कारण जो है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इट्स डिफॉर्मिटी इज वेरी इजली, मतलब वो बहुत जल्दी डिफॉर्म्ड हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ ईजियर फॉर ए मैन टू स्विम इन ए सी वाटर, मतलब कोई आदमी है समुद्र में अच्छे से तैर लेता है अगर हम कंपेरिजन करें तो नदी से, क्यों। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, या डेंसिटी ऑफ सी वाटर की कम होती है, बिल्कुल गलत है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, कुछ कुछ सही लग रहा है। द डेंसिटी ऑफ द सी इज डीपर देन द रिवर, या समुद्र गहरा होता है और रिवर से, इस कारण जो है आदमी समुद्र में अच्छे से तैर लेता है। द सी इज वाइडर देन द रिवर, या समुद्र
उसकी सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा है, इस कारण जो है आदमी समुद्र में अच्छे से तैर लेता है और रिवर में नहीं तैर पाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे हिसाब से बी होना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से हो जाएंगे, कोई डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। वहाँ आपके पास 3 घंटे का समय होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके बाद जो आपकी सोचने की शक्ति होती है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये तभी बढ़ेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करेंगे जब आप ओमार शीट पे भी, अगर हम सोच रहे हैं ओमार भेज दें एक जो है, अगर बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास ओमार शीट नहीं होगी, वो पहली बार फेस करते हैं और वहाँ गोला भर ही गलत चले जाते हैं, तो ओमार शीट हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे। तो ओमार वहाँ से OMR जो है शीट आप लेकर उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए 10-15, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 रुपये प्रिंटर का लगता है, और हम ठीक से उसको भेज देंगे PDF फॉर्म में। तो उसको प्रिंट करवा के आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं, और कहीं ऐसे भी आप और जगह से पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब वगैरह से कोई और चैनल वगैरह सब्सक्राइब किए होंगे, तो इस प्रकार से आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सपाट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेन पेपर पे, मतलब आपको क्वेश्चंस के बबल्स भी फिल करने पड़ेंगे। थ्योरी बेस्ड आता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बबल्स फिल करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। हमेशा हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सबसे सिली मिस्टेक्स होती हैं, 1-8 क्वेश्चन आप ज़रूर गलत बबल फिल कर देते हैं, क्योंकि जल्दी में वहाँ होता है और गलत हो जाता है मामला। इसलिए बबल्स भी एक बार में पूरा ना फिल करिए करिए, थोड़ा सा हम बताएंगे, किसी ना किसी वीडियो में बता देंगे कैसे मतलब सॉल्व करें आप जो है पेपर को, क्योंकि पेपर सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। क्वेश्चंस आते हुए भी क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो बाद में पछतावा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन रही जो क्वेश्चन से रिलेटेड थी। बाकी कोई और न्यूज़ वगैरह होगी तो मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।